12.3 का 7वां नंबर क्वेश्चन आज लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लिख रहा है कि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो हम ए बी सी डी बना दिए। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है, एक वर्ग है। मतलब यहां से यहां तक का दूरी दे रहा है आपका 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ये भी आपका दे दिया है 14 सेंटीमीटर। वर्ग है तो प्रत्येक भुजा तो बराबर होगा ही, होगा कि नहीं। अगर ये 14 है तो ये भी 14 है, ये भी 14 होगा ना जी। सब इसका मतलब 14 सेंटीमीटर का एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, अब कहा है ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ऐसे में मतलब हमको तो ए को केंद्र मानना है, बी को केंद्र मानना है, सी को मानना है और डी को, और केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है 4 गो। ठीक है, तो हम 4 वृत्त खींच के दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक वृत्त हो गया, इस प्रकार से ये दूसरा वृत्त हो जाएगा। स्पर्श कर रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करना, स्पर्श करवाना। ये हो जाएगा आपका तीसरा वृत्त, हो जाएगा नहीं, ये आपका चौथा वृत्त। मतलब 4 गो इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तब कर रहा है वर्ग का मतलब शेष वृत्तों में से 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो इसमें छायांकित किसको किया गया, छायांकित इसको किया है। ठीक है, ऐसे में छायांकित भाग जो आपका ये वाला भाग है, इस भाग को छायांकित कर दिया है। तो कराइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और नहीं समझ में आया तब तो दिक्कत है। ऐसा में तो सबसे पहले ये याद रखो कि सब कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। जितना भी वृत्त है सभी बाह्य रूप से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। 4 वृत्त इस प्रकार खींचेगा। ठीक है, और जब सब बाह्य रूप से स्पर्श करेगा तो इसका अर्थ है कि ये इसका मध्य बिंदु से गुजरेगा। मतलब जो भी भुजा है उस भुजा के अगर मध्य बिंदु से गुजरेगा तभी सभी को एक दूसरे को स्पर्श करेगा, नहीं तो कोई एक दूसरे को स्पर्श किया तो कोई एक दूसरे को काट देगा। ठीक है, तो ये सभी एक दूसरे को स्पर्श करने का अर्थ है कि इसके मध्य बिंदु से जा रहा है। कहां जा रहा है, मध्य बिंदु से। ये जो बिंदु होगा इसका मध्य बिंदु होगा। ऐसे में तभी ये मतलब बाह्य रूप से चारों एक दूसरे को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, और नहीं तो फिर स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको ये पहले निकालना पड़ेगा इसका त्रिज्या। मतलब जो आपका प्रत्येक वृत्त है सभी का त्रिज्या बराबर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, समझना। यही लिखेंगे, वर्ग का सबसे पहले भुजा क्या दे दिया, वर्ग ए बी सी डी का भुजा। तो ए बी सी डी का भुजा आपका दे रहा है 14 सेंटीमीटर, दे रहा है कि नहीं। यहां लिखेंगे चूंकि प्रत्येक वृत्त कोई 2 वृत्त को स्पर्श कर रहा है, कोई 2 वृत्त को, या फिर लिख दो ना चित्रानुसार स्पष्ट है। ऐसे में ज्यादा अच्छा रहेगा, लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा करने से अच्छा है कि लिख दो चित्रानुसार। तो चित्रानुसार स्पष्ट है। तो चित्र से क्या स्पष्ट है, समझना। चित्र से आपका स्पष्ट है कि प्रत्येक वृत्त क्या है कि वर्ग के मध्य बिंदु से गुजरेगा, वर्ग के मध्य बिंदु से गुजरेगा। प्रत्येक वृत्त के मध्य बिंदु से गुजरेगा। ऐसे में और जब प्रत्येक वृत्त जो है यहां वर्ग छूट गया ना, यहां वर्ग लिख दो, वर्ग के मध्य बिंदु, एक मिनट, वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु से
गुजरेगा, ठीक है। वर्ग का जो भुजा है उसका क्या होगा, मध्य बिंदु से गुजरेगा। जब मध्य बिंदु से गुजरेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां इसका, जब इसको ए बी सी को केंद्र माना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए बी सी डी क्या है, केंद्र है। और जब ए बी सी डी केंद्र है तो बताओ ये इसका मध्य बिंदु हो रहा है, तो यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे, त्रिज्या। क्योंकि ये परिधि को छू रहा है कि नहीं, और जैसी परिधि को छू रहा है इसका मतलब ये केंद्र है और यहां से यहां तक, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या क्या होगा, इस वर्ग का मध्य बिंदु, मतलब इस वर्ग के भुजा का आधा होगा, क्योंकि आधा इसमें जा रहा है और आधा इसमें आ रहा है कि नहीं, लिखेंगे। इसलिए वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र ने वृत्त का त्रिज्या निकाल लो, तो वृत्त का त्रिज्या कितना आएगा बताओ। तो त्रिज्या आपका हो जाएगा यहां से यहां, मतलब वर्ग के भुजा का आधा है, यहां पर लिखेंगे वर्ग का भुजा बाई क्या हो जाएगा 2, मतलब वर्ग के जितना भुजा है उससे क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो वर्ग का भुजा कितना दे रहा है 14, तो 14/2 तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल गया वृत्त के त्रिज्या, क्या निकल गया, वृत्त का त्रिज्या निकल गया, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान देना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो बताओ। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना दीर्घ होता है, 90 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना दीर्घ होता है, 90 डिग्री का, होता है कि नहीं होता है। तो बताओ ये एक चतुर्थांश का काम करेगा कि नहीं। जैसी दो त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बना, इसका मतलब ये क्या बन गया, चतुर्थांश बन रहा है जी। तो एक चतुर्थांश ये भी है, एक चतुर्थांश ये भी है, ये भी है और ये भी है, चारों के चारों क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। और जब चारों के चारों चतुर्थांश हो रहा है और उसके बाद देखो चतुर्थांश हो गया, तो हम ये क्या करेंगे, इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे, और चारों चतुर्थांश क्षेत्रफल को क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे, तो खाली बचेगा कि नहीं, बच जाएगा। मतलब हम वर्ग के क्षेत्रफल निकाले, इतना काट के इधर निकाल दे, इतना काट के इधर निकाल दे, हो निकाल दे, हो निकाल देते हैं ना, बचेगा जी। घटाने का मतलब क्या हुआ, इसको निकाल देना। घटाने का मतलब क्या हुआ, तो ये चार चतुर्थांश के क्षेत्रफल को हमको क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से निकाल देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और चतुर्थांश क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो अपना निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम यही लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में से किसको घटाएंगे, चारों चतुर्थांश का। ले लेते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन बताओ चतुर्थांश कै गो है, ये तो हम लिखे चतुर्थांश क्षेत्रफल। तो ऐसा चतुर्थांश कै गो, 4 गो जी। इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो चारों को निकल जाएगा। एगो के निकालेंगे, उसमें 4 से गुना के तो चारों के निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आपको 4 हो गया। चतुर्थांश क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो चतुर्थांश मतलब वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, इसको क्या करेंगे 4 से भागा देंगे, तो 4 से 4 कट गया, कट रहा है कि नहीं। अब आप सबका मान रखिए, देखो आंसर आता है कि नहीं। भुजा है, भुजा आपका 14 दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर हो गया। फिर आपका पाई का मान कितना होता है 22/7, और ये त्रिज्या कितना निकला है, त्रिज्या का मान निकला है 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 7, चूंकि स्क्वायर किया हुआ है, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर काटने के बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 22 सत्ते 154 होता है। अब इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर हो गया 2, 9 में से 5 गया, तो यहाँ हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल ने है तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा। यही आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत है बाबू, जो बाद में ऑनलाइन आए वो मत पूछना, ठीक है, कि दिक्कत भी है। जो शुरू से ऑनलाइन है उसको अगर दिक्कत हो तो पूछ सकता है।
समय पर कायम रहते हो, नहीं याद रहो ऐसे। फिर से देखना वीडियो, यूट्यूब पर देखना वीडियो। हाँ, बताओ हम समय पर हैं, कोचिंग पहुंच रहे तो तो समय पर तैयार नहीं रहते हो, घरवा में बैठ करके भी बारिशवा आ रहा तो क्यों अगले। पढ़े ना जी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम रुको नहीं। अब बताओ, एक घून थोड़ा सा बारिश हुआ वकरे में तो डगमगा जाएगा, तो शेर आएगा तो क्या करेगा, तो मरा जाएगा। हम्म थोड़ा स्क्रीन शॉट करो जल्दी। दो 8 नंबर क्वेश्चन देखना, थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है। ऐसे में चित्र बनाना है, फिर क्वेश्चन भी हालांकि लंबा है। 8 नंबर, इसमें लिख रहा है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। आकृति एक दे दिया है, आकृति लिख सकते हो। जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। फिर लिख रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों बीच 60 मीटर है। और 10 मीटर चौड़ा है। 1 मिनट, इनमें से प्रत्येक रेखा खंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए तो इसमें 2 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं दोनों। पहला नंबर में कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के
अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ऐसे में दूरी निकालना है और दूसरा नंबर में निकालना है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी हम फिगर समझाएंगे, समझना पहले। जो इस क्वेश्चन में करा है, जो पथ है उसका एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम पथ का फिगर आप लोग को बना देते हैं, उसके बाद समझाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसानी, छोटा फिगर थोड़ा बनाते हैं। दो, ये एक दौड़ने का ट्रैक बना हुआ है, क्या है, दौड़ने का ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक पर आपको दौड़ना है, क्या करना है, दौड़ना है, ठीक है। तो ये जो दौड़ने का ट्रैक है, इसमें आपका जो लंबाई दे रहा है, समझना पड़ेगा क्या क्या दिया है। प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई 106 मीटर है। कितना है, 106 मीटर क्या है, लंबा है। आए समझ में। उसके बाद करा है दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच 60 मीटर का दूरी है। आंतरिक, आंतरिक का मतलब यहां से यहां तक, ये दो अंदरला रेखा खंड है कि नहीं, ये रेखा खंड और ये रेखा क्या खंड क्या है, अंदर का है। और ये दोनों अंदर वाला रेखा खंड के बीच का दूरी कितना है, 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर। मतलब ये दोनों अंदरला रेखा खंड, आंतरिक का दिया, इसका मतलब अंदरला रेखा खंड, इसके बीच का दूरी दे रहा है 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद का है पथ 10 मीटर चौड़ा है। पथ जो है वो कितना चौड़ा है, 10 मीटर, मतलब इसका चौड़ाई दे रहा है, यहां से यहां तक का चौड़ाई कितना दे रहा है, 10 मीटर। यह चौड़ाई है 10 मीटर, होगा ना जी। तो ये भी 10 मीटर पथ, मतलब पथ की चौड़ाई, मतलब ये दो पथ की चौड़ाई हो जाएगा कि नहीं। ये आपका दे रहा है 10 मीटर ऐसे में, और ये आपका कितना हो गया, 60 मीटर, मतलब ये यहां से यहां तक। अब बताओ ये आपका अगर 106 है तो ये ऊपर ला भी तो 106 दिया हुआ है, यहां से यहां तक दे रहा है कि नहीं। ये जो रेखा खंड है इसका लंबाई कितना है, 106 मीटर, और इस पथ का चौड़ाई मतलब आंतरिक रेखा खंड के बीच का दूरी दे रहे हैं 60 मीटर, और ये जो रास्ता है जिस पर हमको दौड़ना है इसका चौड़ाई दे रहा है 10 मीटर। कितना दे रहा है, 10 मीटर, ठीक है। तब हम इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कोई भी अगर इस ट्रैक पर दौड़ेगा तो इस रेखा पर कोई नहीं दौड़ेगा, सब ये अंदर रेखा पर दौड़ता है। कोई भी बाहला पर दौड़ेगा, सब जानता है कि बाहला दौड़े तो ज्यादा दूरी हो जाएगा कि नहीं। तो दौड़ेगा किस पर दौड़ेगा, इस रेखा पर दौड़ेगा, यही रेखा पर चारों तरफ दौड़ेगा जी, अंदरला रेखा पर दौड़ता है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब एक चक्कर जब हम लगाएंगे तो एक चक्कर में कितना दूरी हुआ ये हमको निकालना है ऐसे में। तो बताओ ये हम एक चक्कर का दूरी कैसे निकालेंगे। तो एक चक्कर का दूरी वो निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये आपका 106 है, यहां से यहां तक कितना है 106, ये तो लंबा आ गया। फिर यहां से यहां तक भी कितना रहेगा, 106 रहेगा। तो 106 कितना जाएगा, 212, ये तो निकल गया आसानी से। लेकिन आप बताओ ये तो ट्रैक ही न है, ये जो गोल वाला है ये भी क्या है, ट्रैक है कि नहीं है। तो एक भी तो लंबाई निकालना पड़ेगा, ये कितना लंबा है ऐसा में। और जितना लंबा ये रहेगा उतना ही लंबा ये भी रहेगा। एक अर्धवृत्ताकार है, देखो दिखा हुआ ऊपर में, दाएं बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, ये अर्धवृत्ताकार है ऐसे में। तो एक का जितना परिधि होगा, ये परिधि कहलाता है कि नहीं, परिधि कहलाता है जी।
तो ये जितना परिधि होगा वही परिधि से क्या कहलाएगा, लंबाई। यहां से यहां तक का जो दूरी निकालेंगे ये व्यास में शामिल नहीं करना, ठीक है, इसमें सिर्फ इसको हमको शामिल करना, मतलब वृत्त के परिधि को आधा करना है, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है, तो ये परिधि का भाग है, तो परिधि का खाली भाग है, तो हमको क्या करना है, वृत्त का परिधि जो 2 पाई आर होता है उसका आधा कर देंगे, मतलब पाई आर आएगा। तो पाई आर यहां से निकाल लेंगे और पाई आर यहां से निकाल लेंगे, और 212 में क्या करेंगे, दोनों के जोड़ देंगे। तो बताओ आंतरिक पथ का चौड़ा लंबाई आ जाएगा कि नहीं, कि हम कितना चक्कर, मतलब एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहे हैं, निकल जाएगा जी। दो, लेकिन इसके लिए हमको परिधि निकालने के लिए अब क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्योंकि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो यहाँ आर खोज रहा है कि नहीं, तो ये आर निकलेगा तब ने, आर नहीं निकलेगा। तो बताओ यहाँ दोनों रेखा के बीच का दूरी क्या रहता है, 60 मीटर है। इसका मतलब ये व्यास का काम करेगा कि नहीं करेगा। जब आपको पास व्यास मिल जाएगा तो त्रिज्या नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो बस अब यही क्वेश्चन का हल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं तो डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 1-2 बार पूछ चुका है, ऐसा में दो यहां पर लिखते हैं समांतर रेखाखंड का लंबाई जो दिल्ली सब लिख देते हैं, समांतर रेखाखंड का लंबाई ये दे दिया है, कितना दिया है, 106 मीटर दे रहा है जी। उसके बाद दिया हुआ है समांतर रेखाखंड का बीच की दूरी, समांतर रेखा खंडों के बीच का दूरी, बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी कितना दे रहा है, 60 मीटर। और ये जो 60 मीटर जो रेखाखंड के बीच का दूरी होगा ये क्या काम करेगा, वृत्त के व्यास का। इसके बीच की जो दूरी है यही ना वृत्त का व्यास बनेगा। लिखेंगे, लिखना इसलिए स्पष्ट है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होगा, रेखाखंडों के बीच की दूरी ही होगा। वृत्त का जो व्यास होगा वो होगा रेखाखंड, या फिर क्लियर कर दो, यहाँ पे जो 60 लिखा हुआ है सीधे लिखते हैं 60 मीटर होगा। क्लियर है कि नहीं, जो रेखाखंड के बीच का दूरी है वही से क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। या फिर और अगर हमको लिखना है, क्लियर ज्यादा करना है तो लिख दो रेखाखंडों के बीच की दूरी होगा, ऐसे में ये 60 मीटर हो गया। तो बताओ इसलिए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या अगर हमको निकालना है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो हमको क्या करना है, 60 को 2 से भागा देना है, इसको देंगे कितना आएगा, 30। तो ये 30 मीटर जो आएगा वो अर्धवृत्त का क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। अब देखो अर्धवृत्त का हम त्रिज्या भी निकाल लिए, तो अब बताओ पथ की लंबाई हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। एक काम करो, पथ का लंबाई निकालना है तो हम ABCD नाम दे देते हैं, तब तुम लोग को ठीक समझ में आएगा। जैसे मान लो एक का नाम देते हैं ABCD, तो ABCD दे दिए, और बाहर से दे देते हैं PQRS। ऐसे में तुम लोग को आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां से निकालते हैं, इसलिए पहला नंबर हल कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर में कर रहा है पथ की लंबाई, आंतरिक पथ की लंबाई, ये ना है आंतरिक पथ की लंबाई। तो हम कितना दूरी तय करेंगे ये निकालना है। तो आंतरिक पथ की लंबाई में कौन आएगा, एक AB आएगा, आएगा जी। तो लिखा आएगा AB प्लस आंतरिक पथ में और कौन कौन आ रहा है, एक तुम्हारा ये वाला अर्धवृत्त आएगा, आया कि नहीं। और आपको अगर क्लियर करना है तो यहाँ पर ले देते हैं E लिख देते हैं, और यहाँ पर ले देते हैं F लिख देते हैं, BEC अर्धवृत्त, यार रहा है कि नहीं, BEC अर्धवृत्त आ रहा है। अर्धवृत्त की परिधि लिख देना, ऐसे में परिधि जोड़ेंगे। और कौन आएगा, उसके बाद तुम्हारा एक CD आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ और एक ये होगा, यही होगा आंतरिक पथ में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में हो जाएगा CD, और प्लस में और कौन आएगा, ये हो जाएगा DFA का, प्लस लिखेंगे DFA अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की
परिधि आएगा कि नहीं। अब देखो यहां से ए बी का मान हो गया 106, बी ई डी क्या एक अर्धवृत्त का परिधि हमको खाली लेना है, और वो भी खाली ये लेना है, व्यास को नहीं जोड़ना है, व्यास को नहीं जोड़ना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, अगर आधा कर दो तो अर्धवृत्त का परिधि निकल जाएगा कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर CD है, तो CD की लंबाई कितना हो गया 106, और फिर यहाँ अर्धवृत्त है तो फिर ये लिखाएगा 2 पाई आर, अगर आधा कर देंगे। तो एक अर्धवृत्त का परिधि हम और लिखाए थे इस प्रकार से, लेकिन इस अर्धवृत्त तुला में हम क्या कहते हैं, व्यास को जोड़े थे, तो यहाँ पर व्यास नहीं ना आ रहा है, शामिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर व्यास नहीं शामिल हो रहा है, इसलिए खाली वृत्त तुला का आधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, इसमें हम लिखे थे 2 पाई आर बटा 2 और प्लस में व्यास को जोड़े थे, व्यास का मतलब होता है 2r, तब हम निकाले थे फॉर्मूला, निकाले थे कि नहीं। तो खाली वो स्पेशल अर्धवृत्त के लिए यहाँ पर ट्रैक पे देख रहे थे व्यास जुड़ेगा, इसमें नहीं आएगा, तो व्यास नहीं जुड़ेगा, खाली ये ला भाग ले रहे गोलका वाला, ये गोलका वाला भाग ले रहे, खाली लिखाएगा 2 पाई आर बटा 2 लिखाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इन्हें कंफ्यूज करना कि सर ये फॉर्मूला लिखाए थे अब रिपोजी कर दिए। तो इतना हो गया अंजीर। अब देखो आपका ये 106 जुड़ गया, कितना हुआ 212, और पाई आर को भी जोड़ दो तो कितना जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हल करना है, खाली इधर हल कर देते, इस तरफ थोड़ा ज्यादा जगह बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 212 और यहाँ पर 2 हुआ, पाई का मान देखो कितना रखना है 22/7, या फिर कुछ दिया है नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, कितना रखेंगे 22/7, और आर का मान तो हम निकाले थे, कितना आया है 30 आया ना जी। अब इसका आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, कारण 7 से तो कट रहा है, 13 में गुना करो, 7 दूना 14 के 4, यहाँ पर 7 1 8, 7 दूना 14, और कितना हो गया यहाँ पर 22 66, और 66 दूना 132 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो इतना लिखाएगा, डिवाइड में कितना रखेगा 7, अब दोनों के जोड़ दो वही आंसर हो जाएगा। ऐसे में जो जोड़ करके आएगा वो क्या लिखाएगा आंसर, जोड़ने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 8 और 2 10 के 0 हो गया, फिर 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 नहीं 1 1 2 कितना हो जाएगा, और डिवाइड में कितना है 7, ये इतना ही मीटर लंबा आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर दिया होगा, या फिर पूर्णांक में चेंज कर दिया होगा। ठीक है, तो बताओ यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है जी तुम लोग को। डिफिकल्ट नहीं है, सही से सोचो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट कहाँ है। आंसर है 12804। नहीं कैसे दिख रहा है जी, देखो ना, अरे ठीक नजरार जैसा दिख रहा है। तो कितना आया था 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर खाली लिखना, अच्छा लंबाई ना है। अब दिख रहा है, चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी। क्वेश्चन में कोई दम थोड़ू है, खाली लंबाई पूछ दिया पथ के, तो सभी के जोड़ दिए हैं जितना लंबा लंबा था, ये नहीं किया जी। तो ये 106 लंबा था, यो 106 दोनों जुड़ गया 212, तो ऐसी हो गया। फिर ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त को खाली जोड़ना था, तो यह खाली नाम में डिफिकल्ट था कि अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। ऐसे में तो अर्धवृत्त का हमको परिधि निकालना, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बटा 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 पाई आर बटा, तो 2 पाई आर हम क्या लिखे, वृत्त का परिधि लिखा, उसको 2 से भागा देता अर्धवृत्त का हो गया, यहाँ भी अर्धवृत्त का हो गया, और बाकी सब सोल्यूशन कर दिए, आ गया आंसर। समझ में आ रहा है। चलो आप देखो, हम इसका आगे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन तो अभी हम मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं कि नहीं, मिटाएंगे तो हमको जगह मिल जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं।
अब पथ का हमको क्षेत्रफल निकालना। अभी एक भाग हम हल किए, पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर भी हल किए हैं, पथ का क्षेत्रफल भी निकालना है। दूसरा नंबर अभी हम हल करेंगे, ठीक है। हो गया तुम लोग का? देखना अब इसका हम सेकेंड भाग को हल करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड भाग में था पथ का क्षेत्रफल निकालना है। इन पथ का क्षेत्रफल निकालने के पहले आपका एक और दिया हुआ था, पथ का चौड़ाई दिया हुआ है, जो हम लिखे भी नहीं है, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। सेकेंड भाग को हल करने के लिए पहले हम लिखेंगे पथ की चौड़ाई। पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई कितना दे रहा है? तो पथ का चौड़ाई दिया था 10 मीटर, क्वेश्चन में लिखा था कि नहीं। तो पथ की चौड़ाई है आपका 10 मीटर, ठीक है। अब पथ का क्षेत्रफल में कौन कौन भाग है ये आपको देखना पड़ेगा। तो पथ का क्षेत्रफल आपको किसको निकालना है? मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। पथ का कह रहा मतलब इसी ने निकालेंगे जी, यही ना आपका रास्ता है, यह है कि नहीं रास्ता। इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पथ का क्षेत्रफल निकालने मतलब आए समझ में, सिर्फ इसका निकालेंगे। तो ये भाग का क्षेत्रफल खाली हमको निकालना है। तो कैसे कैसे निकलेगा ये समझना, ठीक है। यहां पर देखो ये आपका आयत बन रहा है, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये आयत है कि नहीं? आयत हो रहा है जी। ये आपका दोनों समांतर रेखा है और ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, तो ये आयत हुआ कि नहीं। तो इस भाग का क्षेत्रफल तो हम आयत के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, इतना भाग का। उसी प्रकार ये ऊपरला भाग भी एक आयत बन रहा है कि नहीं। यहां से अगर ऐसे देखा जाए तो ये आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है जी, हो गया। ये आयत में निकल जाएगा। अब ये देखो एक वलय बन रहा है कि नहीं, अर्धवृत्ताकार वलय है। वलय का क्षेत्रफल क्या लिखाए थे? वलय का क्षेत्रफल लिखाए थे पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। ये पूरा वलय का था, मतलब ये इस प्रकार से वलय रहता था तब बताया था नहीं। अब हमको अर्धवृत्ताकार वलय लेना है, इसको 2 से भागा देना पड़ेगा कि नहीं। तो 2 से भागा देंगे तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, एक अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल आएगा। अब फिर दूसरों का अगर निकालना है तो हमको इसको 2 से गुना कर देंगे, तो अपने फिर 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो हमको निकालना है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, और उसके बाद इस वलय का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार वलय ये हुआ और अर्धवृत्ताकार वलय ये हुआ, सभी चारों को अगर जोड़ देंगे तो पथ का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आयत और ये अर्धवृत्ताकार वलय और ये अर्धवृत्ताकार वलय, मतलब चारों का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं, इसलिए त्रिज्या तो सब मालूम है, ये है। बताओ इस अर्धवृत्ताकार, लेकिन एक वलय में यहाँ पर याद रखना, ये आंतरिक काम त्रिज्या निकाल लिए थे, कितना आया था? ये 60 था, तो 60 का आधा किया तो कितना आ गया था? 30 आ गया था। लेकिन ये बाहर लग हम निकाले हैं, तो एक छोटका आर तो निकलल है 30, छोटका आर कितना निकला हुआ है? यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो तो 30 निकला हुआ है, लेकिन यहां से यहां तक का दूरी निकला हुआ है? नहीं निकला हुआ। तो कैसे निकलेगा? इसका चौड़ाई कितना है? 10, तो 10 और बढ़ जाएगा, कि 30 में से ही 10 और बढ़ा देंगे तो बड़का आर नहीं निकल जाएगा, हिलेगा कि नहीं। तो बड़का आर अगर हमको निकालना है तो छोटका त्रिज्या में से पथ की चौड़ाई को जोड़ देंगे तो बड़का आर निकल जाएगा, हिलेगा कि नहीं। तो पहले हम वलय में आएंगे, ठीक है। लिखते हैं वलय का आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या जो हम लेंगे, छोटका आर ले लेते हैं। छोटका आर हम निकाल चुके हैं 60/2 करके, निकाले हैं कि नहीं। कितना आया था? 30 मीटर आया था जी। और फिर निकालते हैं वलय का बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या जो आएगा उसको बड़का आर मानेंगे। तो बड़का आर का मान दो कैसे निकलेगा? आंतरिक त्रिज्या में जितना का चौड़ाई है उसको जोड़ेंगे कि नहीं। तो आंतरिक त्रिज्या में इसकी चौड़ाई को जोड़ दो, तो मतलब यहाँ पर चूंकि 30 प्लस क्या लिखाएगा? पथ की चौड़ाई ले देते हैं, पथ की चौड़ाई
जितना पथ की चौड़ाई है उसमें जुड़ेगा कि नहीं, लिखाएगा 30 + 10 बराबर कितना आया 40 मीटर। तो बड़का R निकल जाएगा, यहाँ बड़का R भी निकल गया। अब जब बड़का R दोनों निकल ही गया है तो हम निकाल लेते हैं पथ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले लिखेंगे आयत क्या है PQBA, PQBA का क्षेत्रफल। अब बताओ एक चीज बताओ, इस आयत का क्षेत्रफल जितना होगा उतने इस आयत का भी क्षेत्रफल होगा कि नहीं। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम दो बार लिखे से अच्छा है कि दोनों के दो से गुना कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, नहीं हो जाएगा। जितना एक का क्षेत्रफल है उतना ही जब इसका भी क्षेत्रफल है तो हम एक का क्षेत्रफल में खाली दोगुना कर देते हैं, यार हम दो से गुना कर देते हैं। और दो से गुना करेंगे तो बताइए दोनों आयत के क्षेत्रफल आ गए कि नहीं, आ गए जी। एगो के निकालेंगे और हमें दो से गुना कर देंगे, आए समझ में। उसके बाद देंगे प्लस का साइन, प्लस में कौन जुड़ेगा, ये वलय वाला जुड़ेगा, जुड़ेगा जी। तो लिख देते हैं अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वलय भी कई गो है, दो गो है, एक वलय इस तरफ है एक वलय इस तरफ है, तो वो दो से गुना कर देते हैं, कर सकते हैं क्योंकि ये भी दो गो है। तो शॉर्ट में लिखाया। अब देखो यहां पर लिखेंगे 2। बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना B। आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है जी, L गुना B। अब प्लस 2 इंटू अर्धवृत्ताकार वलय, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू बड़का R स्क्वायर माइनस छोटका R। लेकिन ये अर्धवृत्ताकार इसलिए 2 से भागा देंगे, अर्ध में लिखा हुआ है इसलिए 2 से भागा देंगे। तो ये देखो 2 से 2 कट गया। अब सभी के मान रख दो, 2 हो गया। तो बताओ इस आयत का लंबाई कितना दे देते हैं 106, तो यहाँ 106 लिखाएगा। चौड़ाई कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 10 है, पथ का जो चौड़ाई है वही ना आयत की चौड़ाई होगा, ये लिखाएगा 10। अब प्लस पाई का मान कितना होता है 22/7, और ये R स्क्वायर माइनस छोटका R स्क्वायर। तो बताओ बड़का R स्क्वायर कितना जाएगा 40 में आया है, तो 40 का स्क्वायर माइनस छोटका कितना हो गया 30 का स्क्वायर, है ना जी। अब यहां से हम इसको गुना करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, इसको गुना कर दो तो हो गया 212। और वो जीरो है तो जीरो दे देते हैं, देखें जी। इसको गुना किया तो 212, और 10 गुना करना तो आसान है, एक जीरो तो जीरो बैठा दिए। अब देखो यहाँ हो गया 22/7, और 40 का स्क्वायर होता है 1600, और एक का स्क्वायर हो गया 900 होता है। अब यहाँ पर आ गया 2120 प्लस 22/7, और दोनों के घटाएंगे तो कितना आएगा 1600 में से 900 घटा दो तो आएगा 700। ये राशि कई बार में कट जाएगा 100 बार में कटेगा कि नहीं। तो ये हो गया 2120, अब प्लस इसको इसमें गुना किए तो कितना आ गया 2200। अब दोनों के जोड़ेंगे कि नहीं, तो 2200 और 2100 कितना आएगा 4300, और 20 भी है तो 4320 मीटर स्क्वायर आएगा। जो क्षेत्रफल ने है क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ रहा है कितना आसान है, समझ में आ गया सबको। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। ध्यान से समझोगे नहीं तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब बउआ टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का खाली हम जैसे जैसे समझा रहे कंसंट्रेट खाली हो जाओ, दो क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब हम यदि समझा रहे हैं तो का ध्यान कहीं और है तो कहां समझ में आएगा। अथी कोची हो गया अथी अरे 2 बार तो स्क्रीनशॉट किया, पहले कलम है जी, फिर तो स्क्रीनशॉट कर रहा है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट करो, हो गया। और अभी 2 क्या ऑनलाइन आया जी,
इतना देरी से देख रहे थे, एक वो तो नोए वो था, अब एक दो वो बढ़ा है एक वाले। इतना नींद आता है पढ़े के छोड़ करके, कम से कम कुछ ध्यान में होना चाहिए ना कि हमको पढ़ना भी है। बताओ तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई जिम्मेवारी है ये नहीं है। इतना याद उतना ढकेलने से कुछ होता है जी? ढकेल करके कोई कितना चढ़ाएगा? अपने से जब तक जागरूक नहीं होगे, जब तक तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता है, इतना याद रखना। जब तक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगा कि हमको कुछ करना है, कुछ ज्यादा अच्छा नंबर लाना है, सभी से तेज बनना है, ये सब अगर दिमाग में अगर भाव नहीं आया, विचार नहीं आया, जब तक तुम वहीं से भोंदे रहेगा। ठीक है? हाँ, ये बात तो ढकेलू ही रहेगा। अब ढकेलवे रहना है तो तुम्हें से ढकेलवे रहो। तो इसका 9 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है? आकृति 1.27 में लिख दिया है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। इन कह रहा है, इसमें कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ठीक है? तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। फिगर बनाएंगे तब समझ में क्लियर आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद कह रहा है, यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है? खाली समझना है, ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, कौनों क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है? दो आपका ये वृत्त है, इसमें एक व्यास आपका दो लंबवत व्यास लेना है। दो क्या लेना है? लंबवत व्यास, मतलब इस पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। लंबवत व्यास का मतलब क्या है? दूसरे पर नहीं कर रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। इसमें ये व्यास का नाम दे रहा है ए बी, और इस व्यास का नाम दिया है सी डी, और ये दोनों दूसरे पर क्या है? लंब है। और व्यास इसका मतलब वृत्त के केंद्र से जाएगा। व्यास इसका मतलब कहां से जाएगा? वृत्त के केंद्र से। तो ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ, ये आपका क्या हो गया? वृत्त का केंद्र हुआ। उसके बाद इसमें क्या क्या है कि इसको इससे मिला दिया है, इससे मिला दिया, इसको भी इससे मिला दिया, और इसको छायांकित कर दिया। क्या कर दिया है? छायांकित। ये मतलब आपका छायांकित भाग है। ऐसे में यह आपका क्या है? छायांकित भाग है। ठीक है? उसके बाद वो क्या कर रहा है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। एक यहां पर भी व्यास वृत्त लिया है, इस प्रकार से क्या लिया है? यहां पर एक वृत्त लिया है। ठीक है? ये आपका एक वृत्त हुआ कि नहीं? और इसको भी छायांकित कर ले, इसको भी क्या किया हुआ है? छायांकित किया हुआ है। ऐसे में तो ये जो तुम्हारा ओडी बन रहा है, ओडी जो है वो छोटा वृत्त का क्या है? व्यास है। और इसमें वो खाली हमको ओए बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ओए बराबर कितना दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे में जब ओए बराबर दिले है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा पहले समझना। आपका OA बराबर देखो दिया हुआ लिखा हुआ ना, OA बराबर 7, मतलब यहाँ O से A तक का दूरी देने है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ जब ये 7 है तो यह 7 होगा, क्योंकि ये केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, और सभी त्रिज्या बराबर होता है। त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं?
तो जब ओ एक त्रिज्या है तो ओसी भी तो त्रिज्या है, तो ओसी जब ये 7 तो यह 7, इसका मतलब ओबी भी 7 हो जाएगा कि नहीं। और उसके बाद ओडी भी कितना होगा, ये भी 7 हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो आपका ओए दे दिया है 7, इसका मतलब यह 7, यह 7 और यह 7, 3 हो जाएगा कि नहीं। मतलब आपको जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं पहले सॉल्यूशन में। ओए बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसलिए आपका हो जाएगा ओबी बराबर ओसी बराबर ओडी बराबर ओए, और कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। सबके सब बराबर है और सबके सब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताओ हमको छायांकित भाग का जब निकालना है तो देखो ये जो तुम्हारा है ये क्या है एक वृत्तखंड है कि नहीं, एक वृत्तखंड है जी। ये जीवा से अलग हो रहा है, और जब जीवा से अलग हो रहा है तो ये वृत्तखंड है, तो ये वृत्तखंड और ये वृत्तखंड, ये दोनों वृत्तखंड ऐसे बराबर है। ऐसे में बराबर इसलिए कि ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है कि नहीं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और इस अर्धवृत्त वाला में त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो खाली दोनों निकल जाएगा कि नहीं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल के हम बता सकते हैं, या फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुजवा के घटा देंगे तो यह लन बचेगा जी, बचेगा कि नहीं। और उसके बाद ये वाला वृत्त वाला क्षेत्रफल निकाल के में जोड़ देंगे, जुड़ेंगे कि नहीं, तो बन जाएगा। तो यहां पर इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो समझ में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। यहां पर पहले निकाल लेते हैं, बड़ा वृत्त का आपको त्रिज्या मिल गया, मतलब यहां पर निकल रहा है बड़ा वृत्त का त्रिज्या। तो बड़ा वृत्त के त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा का आर, और ये निकल रहा है कितना 7 सेंटीमीटर, निकल गया ना। अब छोटा वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो छोटा वृत्त का व्यास दिया हुआ है आपका, छोटा वृत्त का व्यास मालूम है, बताओ छोटा वृत्त का व्यास कौन है, ओडी, ओडी है कि नहीं। और ओडी का मान कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर हो गया छोटा वृत्त का व्यास। तो बताओ छोटा वृत्त का त्रिज्या निकलेगा कि नहीं, कल्याण जी। इसलिए छोटा वृत्त का त्रिज्या, तो आपका जो त्रिज्या निकल के आएगा वो कितना आएगा, व्यास का आधा, मतलब 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। इसको मान लेते हैं छोटका आर, क्योंकि छोटका वृत्त के है, मान लेते हैं क्या छोटका वृत्त के, इसलिए छोटका आर, बड़का वृत्त ला बड़का आर, ठीक है। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो छायांकित भाग का निकालना है तो हम पहले अर्धवृत्त निकाल लेते हैं, ले लेते हैं अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का है AC, तो A से जाना है C पर और C से जाना है B, तो ACB का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, ACB का। तो बताओ ACB अगर हम लेते हैं पूरा, तो बताओ ये तो छायांकित नहीं है, ये छायांकित है नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल में से, मतलब ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुजवा के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो खाली है ना बच जाएगा जी। तो हम लिख दिए एक्स्ट्रा, लिख दिए ज्यादा, लिख दिए हैं, तो ज्यादा लिखे तो हमें कम करना पड़ेगा कि नहीं। तो कम कैसे होता है, घटाएंगे तब। जैसे अर्धवृत्त लिख दिए ACB, मतलब अधिक हो गया कि नहीं, इतना अधिक नहीं हो गया है, और जितना अधिक हुआ है वह छाटेंगे तो ये ना बचेगा। तो ये बचेगा तो क्या लिखेंगे, देखेंगे माइनस कर देंगे त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज लिखे हैं ऐसे में। लेकिन देखो अब छायांकित खाली यह है ना, यह छायांकित है कि नहीं, तो यह जोड़ना पड़ेगा। पहले तो हम ये दोनों के निकाल ले, देखो इतना करने से दो ये दोनों खाली निकला है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुजवा के घटा दिए हैं तो कौन निकला है, तो खाली ये ला निकला है, ये दोनों निकला है कि नहीं। अब हमको इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ देते, ऐसे हम चतुर्थांश से भी लेकर चल सकते थे, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन हटाओ सबसे अच्छा यह वाला है। 3 तरीका से बना सकते हैं, जैसे बनाओ, ये लिख देते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल,
छोटा वृत्त नहीं जी, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हमको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ये छायांकित है, जो छाता नहीं ना है, इसको शामिल करना है, शामिल करना है तो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं। अब देखो यहां पर समझना, अर्धवृत्त एसीडी का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, दो एसीडी के कल अर्धवृत्त है, बड़का वृत्त के एसीडी बड़का है कि नहीं, तो बड़का त्रिज्या क्या माने, बड़का आर माने कि नहीं, तो लिखेंगे बड़का आर मतलब पाई आर स्क्वायर हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर किसका हुआ, और इसका हमको अर्धवृत्त करना है तो 2 से भागा देना पड़ेगा, अर्धवृत्त करना है 2 से भागा देंगे कि नहीं। उसके बाद माइनस हो गया, माइनस में लिखा हुआ एसी बी का क्षेत्रफल, तो एसी बी में तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, पढ़े हो कि नहीं। तो आधार हम किसको मान लेंगे, आधार मान लेते हैं ए बी को, किसको मान लेते हैं बताओ, ये ए बी को अगर आधार मानेंगे तो एक सामने शीर्ष कौन है, ए बी के सामने सी है, तो सी पर से लंब है जी, ओ सी है कि नहीं लंब, अगर इसको आधार मानते हैं तो ओ सी लंब है कि नहीं है, तो ओ सी लंब है तो यहां पर ओ सी लिखा जाएगा, और फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटका वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे पाई आर, तो छोटका वृत्त की त्रिज्या क्या माने छोटका आर, तो लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा। अब देखो इसको खाली मान रखना है और हल करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं है जी। तो यहां पर क्या करेंगे, पाई का मान होता है आपका 22/7, और नीचे में 2 है तो 2 दे देते हैं, 2 है ना नीचे में, और ये आर का मान कितना होगा, आर का मान वो बड़का आर दे ले 7, और स्क्वायर लिखा हुआ ले देते हैं 7 गुना 7, कोई दिक्कत, फिर माइनस हो गया 1/2, और ए बी का मान कितना होगा, देखो यहां से ओ ए हो गया 7, इधर हो गया ओ बी 7, इस 7 मिलकर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा कि नहीं। तो ए बी की जगह में 40 लिख देंगे, और ओसी है तो ओसी आपका कितना दिले है 7 दिले है कि नहीं, प्लस पाई का मान फिर लिखेंगे 22/7, छोटका आर कितना आया है तो 7/2, तेरो 2 बार लिख देते हैं 7/2 गुना 7/2, तो ये 7 से ये 7, ये 2 से ये 11 बार में कट गया, ये 2 से ये भी 7 बार में कटेगा, फिर ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया, इन कट रहा है, तो जितना कट गया, और जितना नहीं कटा रहा गुना जुड़ा घटाओ करो, तो कितना आएगा बताओ, 11 और 7 गुना 11 सत्ते 77 आ गया, माइनस, और यहाँ 7 सत्ते 49 घट जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 11 सत्ते 77 के 2 से भागा देना पड़ रहा है, 77/2 इन आ रहा है। अब देखो यहां पर हल कर देते हैं, यहां पर थोड़ा जगह बाकी है, पहले हम घटा दो, कितना आएगा कर रहे हैं, इसको इसमें घटाएगा कितना आएगा, तो 17 में से 9 घट गया तो 8 आएगा जी, और फिर यहां पर आपका कितना बच गया, ऐसे भी 77 है तो यहां पर 27 में घट करो ना 28 आएगा, है ना आया कि नहीं, तो 28 और प्लस 77 के 2 से भागा दे दो, तो 77 के 2 से भागा देने पर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा जी, 37.5 नहीं आएगा जी, 1 में 8 2 16 38.5 ने जी, ठीक है 38.5, 1 में 37.5 ने, 7 9 14, एक को हल्ला काय कर रहा है, कंफ्यूज कर लो वैसे 76 होगा, ठीक तो है 38.5 हो रहा है ना मतलब 38.5 आ रहा है। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़े में कितना आएगा बताओ, 8 8 16 के 6, और यहाँ पर 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दिया होगा आंसर, या पूर्णांक में दिया है बताओ, दशमलव में दिया कि पूर्णांक में दिया, अगर पूर्णांक में रहेगा तो फिर दशमलव में चेंज नहीं करना, ऐसे दिया है ना, तो ठीक है स्क्रीनशॉट करो, 3 गो मैसेज आ रहे, कोचिंग मैसेज आ रहे जी, नवलेश कुमार नहीं कोचिंग नहीं कर ले,
है? कब बज गया जी? 7:05 हो गए। अब कल है पढ़िया बाबू। तो वह ना मतलब सभे के ये है कि जखने नींद टूटा जखने शामिल हो जाओ, मतलब पहले सुतना है और बाद पढ़ना है, नहीं जी? कभी ध्यान रहता है कि हमको पढ़ना भी है? अब बताओ, कहता है कोचिंग खोले, कोचिंग या खोलिएगा, हम कोचिंग करवे। ये हालत रहा, कोचिंग कैसे खोलेंगे? तो ठीक है, अब कल मिलेंगे आप लोग से। बारिश है।